नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे लिपिड चयापचय, पामिटिक एसिड का जैव संश्लेषण और कीटोजेनेसिस पर। और ये विषय वास्तव में मैं बस ये जोड़ना चाह रही थी कि हमारे साथ जो श्रोता जुड़े हैं वे मुख्य रूप से एमएससी लाइफ साइंसेज, सीएसआईआर नेट, गेट और बायोकेमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण में मतलब हम केवल सतही बातें नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य इन जटिल रास्तों, एंजाइम तंत्रों और शरीर के ऊर्जा प्रबंधन को इतनी गहराई से डिकोड करना है कि परीक्षा में कैसा भी घुमावदार सवाल आ जाए, विद्यार्थी आसानी से हल कर सकें। आज हमारे पास जो स्लाइड्स और नोट्स हैं, हम उन्हें पूरी तरह से डिकोड करेंगे ताकि ये मैकेनिज्म रटने ना पड़े। सही कहा। और अगर हम इस पूरे विषय को एक बहुत ही व्यापक जैविक दृष्टिकोण से देखें तो ये वास्तव में जीवन को बनाए रखने की एक अद्भुत कहानी है। हाँ, बिल्कुल। मतलब हम अक्सर वसा या फैट को एक बहुत ही नकारात्मक नजरिए से देखते हैं, है ना? लेकिन विकासात्मक दृष्टिकोण से देखें तो अतिरिक्त ऊर्जा को वसा के रूप में सुरक्षित रखना ही वो कारण है जिसने मनुष्य को अकाल और भोजन की कमी के दौरान जीवित रखा है। और इसका दूसरा पहलू जो है कीटोजेनेसिस। हाँ, कीटोजेनेसिस तो उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। जब शरीर भुखमरी की स्थिति में होता है तब हमारा सिस्टम खुद को कैसे रिप्रोग्राम करता है, मतलब मस्तिष्क को भूखा मरने से कैसे बचाता है, ये समझना विज्ञान के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं। स्लाइड 2 के अनुसार फैटी एसिड का निर्माण, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस कहते हैं। डी नोवो का अर्थ ही है शुरुआत से या नया बनाना। अब चूंकि विद्यार्थी सेल बायोलॉजी के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित हैं, तो वे जानते हैं कि कोशिका के भीतर लोकेशन बहुत मायने रखती है। ये पूरी फैटी एसिड बनाने की जो फैक्ट्री है वो कोशिका के साइटोसोल में स्थित है। तो इसके 3 प्रमुख केंद्र हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है हमारा लिवर यानी यकृत, जो कि शरीर का मुख्य मेटाबॉलिक हब है। बिल्कुल। दूसरा है वसा ऊतक या एडिपोस टिश्यू, जिसका काम ही इस बनी हुई वसा को स्टोर करना है। और तीसरा एक बहुत ही विशेष उदाहरण है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में स्तन ग्रंथियां यानी लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड्स, क्योंकि नवजात शिशु के विकास के लिए मां के दूध में वसा का होना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, और किसी भी बड़ी फैक्ट्री को चलाने के लिए 2 चीजों की सख्त जरूरत होती है, कच्चा माल और ऊर्जा। इस निर्माण प्रक्रिया में ऊर्जा के रूप में एटीपी का भारी मात्रा में निवेश होता है। इसके साथ ही क्योंकि हम छोटे अणुओं को जोड़कर एक बड़ी और लंबी कार्बन श्रृंखला बना रहे हैं, ये एक अपचयन या रिडक्शन की प्रक्रिया है। हाँ, और इस अपचयन के लिए हमें अपचायक शक्ति चाहिए, जिसे हम रिड्यूसिंग पावर कहते हैं, जो NADPH के रूप में आती है। इस पूरी मेहनत और संसाधनों के निवेश का जो अंतिम फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलता है वो है पामिटेट, एक 16 कार्बन वाला संतृप्त फैटी एसिड। यहीं पर एक बहुत ही शानदार कंपार्टमेंटल चुनौती सामने आती है जिस पर अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए इसे समझते हैं। फैटी एसिड बनाने के लिए जिस मुख्य कच्चे माल की हमें शुरुआत में जरूरत है वो है एसिटाइल कोए। अब समस्या ये है कि कार्बोहाइड्रेट के टूटने से एसिटाइल कोए का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है। अंदर होता है, लेकिन जैसा कि हमने अभी कहा, फैटी एसिड बनाने की मशीनरी तो साइटोसोल में है और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली इतनी सख्त है कि वह एसिटाइल कोए को बाहर, मतलब सीधे तौर पर बाहर नहीं जाने देती। ये तो वैसी ही स्थिति हो गई कि आपके पास फैक्ट्री साइटोसोल में है, लेकिन सारा कच्चा माल माइटोकॉन्ड्रिया नाम के एक ऐसे कमरे में बंद है जिसका दरवाजा बाहर से लॉक है। तो ये कच्चा माल यानी एसिटाइल कोए ये सीमा पार कैसे करता है? स्लाइड 3 इसी के बारे में है ना? बिल्कुल। इसके लिए कोशिका एक बहुत ही चतुर परिवहन व्यवस्था का उपयोग करती है जिसे हम सिट्रेट शटल कहते हैं। सिट्रेट शटल? हाँ, आप इसे एक तरह का पासपोर्ट सिस्टम समझ सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोए सीधे बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वो ऑक्सैलोएसीटेट के साथ हाथ मिला लेता है। मतलब दोनों जुड़ जाते हैं। हाँ, ये दोनों मिलकर एक नया अणु बनाते हैं जिसे सिट्रेट कहते हैं। ये हमारा पहला चरण है। और सिट्रेट के पास माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली को पार करने का वीजा होता है ना? बिल्कुल। दूसरे चरण में यही होता है। माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में सिट्रेट के लिए विशेष ट्रांसपोर्टर्स मौजूद होते हैं।
सिट्रेट आसानी से इन ट्रांसपोर्टर्स के जरिए बाहर साइटोसोल में आ जाता है। अब तीसरे चरण में साइटोसोल में पहुंचने के बाद इस पासपोर्ट की यानी सिट्रेट के रूप की अब और जरूरत नहीं है। वहां एटीपी सिट्रेट लाइएज नामक एक एंजाइम मौजूद होता है जो इसे वापस तोड़ देता है। सही कहा। ये एंजाइम एटीपी की ऊर्जा का उपयोग करके सिट्रेट को वापस तोड़ देता है, जिससे हमें साइटोसोल में अपना कच्चा माल मतलब एसिटिल कोए वापस मिल जाता है और ऑक्सैलो एसीटेट अलग हो जाता है। इस तरह एसिटिल कोए अपनी सही जगह यानी साइटोसोल में पहुंच गया। ये व्यवस्था वास्तव में कमाल की है। अब स्लाइड 4 की ओर बढ़ते हैं। द कमिटेड स्टेप। विद्यार्थियों, किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में दर निर्धारक चरण या रेट लिमिटिंग स्टेप वो बॉटलनेक होता है जो तय करता है कि पूरी प्रक्रिया कितनी तेज या धीमी गति से चलेगी। बहुत महत्वपूर्ण चरण है। हाँ, यहाँ पर जो मुख्य एंजाइम हीरो बनकर सामने आता है वो है एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज, जिसे हम संक्षेप में ACC कहते हैं। ये ACC एंजाइम वास्तव में क्या करता है? ये एसिटाइल CoA में, जो कि एक 2 कार्बन अणु है, उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जोड़ता है। इस कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया में ATP के रूप में ऊर्जा खर्च होती है और जो नया उत्पाद बनता है वो है 3 कार्बन वाला मैलोनिल CoA। मैलोनिल CoA। हाँ, इसे कमिटेड स्टेप इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार जब मैलोनिल CoA बन गया तो कोशिका ने तय कर लिया है कि अब फैटी एसिड का निर्माण होकर ही रहेगा। इसके बाद वापसी का कोई सीधा रास्ता नहीं है। और यहाँ हमें ACC एंजाइम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहकारक या कोफैक्टर को नहीं भूलना चाहिए। परीक्षाओं में अक्सर बहुत बार पूछा जाता है। इस एंजाइम को काम करने के लिए बायोटिन की आवश्यकता होती है, जिसे हम विटामिन B7 भी कहते हैं। हाँ, बायोटिन का काम बिल्कुल एक क्रेन की तरह है। वो पहले CO2 को पकड़ता है और फिर उसे ले जाकर एसिटाइल CoA के ऊपर स्थापित कर देता है। इस तरह ऊर्जा और बायोटिन दोनों के सहयोग से मैलोनिल CoA का निर्माण पूरा होता है। अब हमारे पास दोनों आवश्यक अणु एसिटिल कोए और मैलोनॉल कोए साइटोसोल में मौजूद हैं। यहां से असली निर्माण का कार्य शुरू होता है। स्लाइड 5 के चित्र को अगर हम देखें तो इस काम को अंजाम देने वाली जो मशीन है वो बायोलॉजी के सबसे अद्भुत स्ट्रक्चर्स में से एक है, फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल, फैटी एसिड सिंथेज या FAS कॉम्प्लेक्स। ये कोई साधारण एंजाइम नहीं है, ये एक विशाल बहुक्रियाशील एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इससे एक आधुनिक कारखाने की असेंबली लाइन के रूप में सोचें तो FAS कॉम्प्लेक्स में कई अलग-अलग कैटालिटिक डोमेन एक ही बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन पर एक साथ मौजूद होते हैं। इस पूरी असेंबली लाइन का जो सबसे केंद्रीय और महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है ACP यानी असाइल कैरियर प्रोटीन। विद्यार्थियों, आप ACP को इस असेंबली लाइन के एक रोबोटिक हाथ की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही सटीक उपमा है। ACP के पास पेंटोथेनिक एसिड से बना एक लंबा और लचीला हिस्सा होता है। ये रोबोटिक हाथ करता क्या है? हाँ, क्या करता है? ये बढ़ती हुई फैटी एसिड की कार्बन श्रृंखला को मजबूती से पकड़ लेता है और उसे कॉम्प्लेक्स के एक एंजाइम स्टेशन से दूसरे एंजाइम स्टेशन तक बारी-बारी से ले जाता है ताकि हर एंजाइम अपना अपना काम कर सके। इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डोमेन इसी तरह काम करते हैं। तो चलिए स्लाइड 6 के आधार पर इस रोबोटिक हाथ और इन एंजाइम स्टेशनों की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझते हैं। पामेटेट के निर्माण में एक 5 चरणीय चक्र होता है जो बार-बार दोहराया जाता है। आइए इस 5 स्टेप साइकिल को डिकोड करते हैं। पहला चरण है लोडिंग। इस स्टेशन पर हमारे कच्चे माल यानी एक एसिटाइल समूह और एक मेलोनाइल समूह को ACP रोबोटिक हाथ पर लोड किया जाता है। लोडिंग के बाद ACP इस कच्चे माल को दूसरे स्टेशन पर ले जाता है जिसे कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन। हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प रासायनिक प्रक्रिया होती है। 2 कार्बन वाला एसिटाइल और 3 कार्बन वाला मेलोनाइल आपस में जुड़ते हैं, लेकिन इस जुड़ने की प्रक्रिया में एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बाहर निकल जाता है। और यहाँ विद्यार्थियों को ये सोचना चाहिए कि प्रकृति ने पहले ATP खर्च करके ACC वाले चरण में CO2 जोड़ा ही क्यों था, अगर उसे कंडेंसेशन में बाहर ही निकालना था। हाँ, यही तो बायोकेमिस्ट्री की सुंदरता है। CO2 का बाहर निकलना
जिसे हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है कि वो इन दोनों अणुओं को आपस में जुड़ने के लिए मजबूर कर देता है। मतलब वो प्रक्रिया को आगे के दिशा में धकेलता है। बिल्कुल। इस कंडेंसेशन के परिणाम स्वरूप 4 कार्बन वाला एक अणु बनता है, जिसे बीटा कीटो एसिल ACP कहते हैं। सही। अब हमारे पास एक 4 कार्बन की चेन आ गई है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, कीटो ग्रुप के रूप में। फैटी एसिड तो हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी हमें इस ऑक्सीजन को हटाकर वहां हाइड्रोजन लगाना होगा। इसके लिए शुरू होते हैं अगले 3 चरण। तीसरा चरण है रिडक्शन। यहाँ NADPH आता है और अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इस कीटो ग्रुप को दे देता है, जिससे वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में बदल जाता है। इसके बाद ACP इस चेन को चौथे स्टेशन पर ले जाता है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन। हाँ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पानी का एक अणु H2O बाहर निकाला जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के निकलने से कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड बन जाता है। और फिर आता है हमारा 5वां और आखिरी चरण, दूसरा रिडक्शन। फैटी एसिड्स को पूरी तरह से संतृप्त या सैचुरेटेड बनाने के लिए इस डबल बॉन्ड को तोड़ना जरूरी है। तो यहाँ एक बार फिर से NADPH अणु आता है, अपने हाइड्रोजन्स देता है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदल देता है, और इस प्रकार हमें 4 कार्बन वाला एक पूरी तरह से संतृप्त एसाइल ग्रुप मिल जाता है। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस पूरे 5 चरणीय चक्र के, मतलब लोडिंग, कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन और दूसरा रिडक्शन, इसके एक चक्कर में फैटी एसिड की श्रृंखला केवल 2 कार्बन लंबी होती है। सिर्फ 2 कार्बन? हाँ, अब क्योंकि हमें 16 कार्बन वाला पामीटेट बनाना है, तो ये चक्र यहीं नहीं रुकता। ACP रोबोटिक हाथ इस 4 कार्बन की चेन को वापस पहले स्टेशन पर ले जाता है। एक नया मोलॉनॉइल CoA लोड होता है और ये चक्र फिर से चलता है। यह प्रक्रिया कुल 7 बार दोहराई जाती है, तब जाकर 16 कार्बन वाला पामीटेट तैयार होता है। अगर हम स्लाइड 7 पर दिए गए ग्रैंड टोटल की बात करें, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक पामीटेट अणु बनाने के लिए कुल 8 एसिटिल CoA, 7 ATP और 14 NADPH की कुल खपत होती है। बिल्कुल, एक प्राइमर के रूप में और 7 मोलॉनॉइल CoA के रूप में एसिटिल CoA लगते हैं, और 7 ATP जो ACC एंजाइम ने 7 मोलॉनॉइल CoA बनाने में खर्च किए। और 14 NADPH इसलिए क्योंकि हर चक्र में 2 NADPH लगते हैं, तो 7 चक्रों में 14 हो गए। हाँ, यह एक अत्यंत ऊर्जा गहन प्रक्रिया है, और यहाँ विद्यार्थियों को यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि यह 14 NADPH की विशाल मात्रा कोशिका में आती कहाँ से है। हाँ, इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? इसके 2 प्रमुख स्रोत हैं जो निरंतर अपचायक शक्ति की आपूर्ति करते हैं। पहला है पेंटोज फॉस्फेट मार्ग या पेंटोज पाथवे, जो कोशिका में NADPH का सबसे बड़ा उत्पादक है। और दूसरा स्रोत है मैलिक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित प्रतिक्रिया। ये दोनों मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि फैटी एसिड असेंबली लाइन कभी भी इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण रुके नहीं। अब इतनी बड़ी और महंगी मशीनरी हमने समझ ली। स्लाइड 8 पर आते हुए एक सवाल उठता है कि शरीर इस विशाल मशीनरी को कैसे नियंत्रित करता है? इसके एक्सेलरेटर और ब्रेक कौन से हैं? अगर ये हमेशा चलती रही तो सारी ऊर्जा सिर्फ वसा बनाने में खर्च हो जाएगी। बिल्कुल, शरीर इस प्रक्रिया को 3 बहुत ही सटीक स्तरों पर नियंत्रित करता है। पहला है एलोस्टेरिक नियंत्रण, जो सीधे साइटोसोल में मौजूद अणुओं की मात्रा पर निर्भर करता है। यहाँ सिट्रेट एक एक्सेलरेटर या एक्टिवेटर की तरह काम करता है। याद करें, सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रिया से तभी बाहर आता है जब शरीर में ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है। तो ढेर सारा सिट्रेट ACC एंजाइम को मतलब सीधे सीधे संकेत देता है कि हमारे पास बहुत ऊर्जा है, इसे वसा में बदलो। और ब्रेक कौन लगाता है? दूसरी ओर पैल्मिटॉइल CoA, जो कि अंतिम उत्पाद पामीटेट का ही सक्रिय रूप है, एक ब्रेक या इनहिबिटर का काम करता है। जब पर्याप्त पामीटेट बन जाता है तो वो खुद आकर मशीन को बंद कर देता है, जिसे हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। दूसरा और बहुत ही अहम स्तर है हार्मोनल नियंत्रण। ये सीधे हमारे भोजन की स्थिति से जुड़ा है। जब हम खाना खाते हैं तो रक्त में ग्लूकोज बढ़ता है और अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन सिंथेसिस को
मतलब वसा बनाने को बढ़ावा देता है। लेकिन जब हम भूखे होते हैं तो इंसुलिन गिर जाता है और ग्लूकागॉन तथा एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन इस निर्माण प्रक्रिया को रोक देते हैं। और ये हार्मोनल ब्रेक काम कैसे करता है? यहीं पर हमारा तीसरा नियंत्रण स्तर आता है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। हाँ, ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन कोशिका के अंदर काइनेज एंजाइमों को सक्रिय करते हैं, जो एसीसी एंजाइम पर फॉस्फेट समूह जोड़ देते हैं। इसे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फॉस्फोराइलेटेड अवस्था में एसीसी निष्क्रिय या बंद हो जाता है। इसके विपरीत जब इंसुलिन आता है तो वो फॉस्फेटेज एंजाइमों को सक्रिय करता है, जो एसीसी से फॉस्फेट हटा देते हैं, यानी डीफॉस्फोराइलेशन, जिससे एसीसी वापस सक्रिय या चालू हो जाता है। ये एक बायोलॉजिकल स्विच की तरह काम करता है। सच में लाजवाब है। अब स्लाइड 9 की ओर रुख करते हैं, कहानी के दूसरे हिस्से की शुरुआत। कीटोजेनेसिस क्या है और ये कब शुरू होता है? कीटोजेनेसिस तब सक्रिय होता है जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की भारी कमी हो जाती है। इसके ट्रिगर होने की मुख्य स्थितियां हैं लंबा उपवास, भूखमरी, अनियंत्रित मधुमेह, या फिर जब कोई बहुत कम कार्बोहाइड्रेट वाला कीटो डाइट ले रहा हो। कल में नहीं जा पाता क्योंकि ऑक्सलोएसीटेट कमी हो जाती है। तो इस अतिरिक्त एसिटाइल कोए का क्या किया जाए? यहां लिवर मसीहा बनकर सामने आता है। विद्यार्थियों, याद रखें कि कीटोजेनेसिस पूरी तरह से केवल लिवर माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। बिल्कुल। स्लाइड 10 के अनुसार 3 प्रमुख कीटोन बॉडीज हैं जिनके नाम याद रखने चाहिए। पहला है एसीटोएसीटेट, जो सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक कीटोन बॉडी है। दूसरा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, जो रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और तीसरा है एसीटोन, जो एक वाष्पशील सह उत्पाद है। अगर हम स्लाइड 11 का उपयोग करके कीटोजेनेसिस के रासायनिक चरणों की व्याख्या करें तो ये एक निश्चित एंजाइमेटिक श्रृंखला है। लिवर माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले थियोलेज नामक एंजाइम 2 एसिटाइल कोए अणुओं को आपस में जोड़ता है, जिससे एसिटोएसिटाइल कोए बनता है। टियोरेज के बाद क्या होता है? इसके बाद एक और एसिटाइल कोए जुड़ता है और HMG कोए सिंथेस एंजाइम की मदद से HMG कोए का निर्माण होता है। और अंत में जो सबसे निर्णायक एंजाइम आता है, HMG कोए लियाज या HMG कोए को तोड़कर मुख्य उत्पाद एसीटोएसीटेट का निर्माण करता है। एक बार जब एसीटोएसीटेट बन जाता है तो यह अन्य 2 कीटोन बॉडीज में स्वतः या एंजाइम के माध्यम से बदल जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? स्लाइड 12 और 13 के आधार पर ये कीटोन बॉडीज परिधीय ऊतकों और विशेष रूप से मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का स्रोत कैसे बनते हैं? यह दिलचस्प बात यह है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद है। स्वयं लीवर कीटोन बॉडीज का उपयोग नहीं कर सकता। अरे, ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि लीवर में उन्हें तोड़ने वाले एंजाइम थियोफोरेज की कमी होती है। विकासवादी प्रक्रिया ने लीवर से इस एंजाइम को हटा दिया है ताकि लीवर खुद उस ऊर्जा को न खा जाए जो उसने मस्तिष्क के लिए बनाई है। ये भूखमरी के दौरान मस्तिष्क को ऊर्जा देने वाला एक जीवन रक्षक तंत्र है जो मांसपेशियों के प्रोटीन को नष्ट होने से बचाता है। बहुत ही कमाल का सर्वाइवल मैकेनिज्म। बिल्कुल। अंत में स्लाइड 14 पर आते हैं, बीमारियों से जुड़ाव। कीटोएसिडोसिस क्या है? ये खतरनाक स्थिति है जहां कीटोन का निर्माण उपयोग से बहुत अधिक हो जाता है। ये अनियंत्रित मधुमेह या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में आम है। और इसके मुख्य लक्षण हैं रक्त का पीएच कम होकर अम्लीय हो जाना और वाष्पशील एसीटोन के कारण सांसों से फलों जैसी गंध आना, जिसे फ्रूटी ब्रेथ कहते हैं। सही कहा। अब श्रोताओं के लिए मेरा एक अंतिम विचार है। कल्पना करें कि हमारा शरीर ऊर्जा के संकट के समय कैसे खुद को रीप्रोग्राम करता है। लिवर दूसरों के अंगों, खासकर मस्तिष्क के लिए ऊर्जा बनाता है, लेकिन खुद इसका उपयोग नहीं कर सकता। ये सेलुलर स्तर पर एक प्रकार का बलिदान और प्रकृति का अद्भुत संतुलन है जिस पर आगे विचार किया जा सकता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।